अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। तनाज़ात से भरपूर कौमी असम्बली के 16वें इफ्तिताई इजलास में ऑपोजिशन की जानिब से खूब भड़ास निकाली गई। 9 मुंतखब अराकीन ने हल्फ उठाया तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन ने ऐवान सर पर उठा लिया। नवाज शरीफ, वासिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने हल्फ लिया तो ऐवान में शोर गुल मच गया। सूरत हाल उस वक्त दिलचस्प हुई जब PTI अराकीन बानी तहरीक इंसाफ के मास्क पहनकर ऐवान में दाखिल हुए और भरपूर नारेबाजी की। ऑपोजिशन की गर्मा गर्मी का जवाब मरियम नवाज और आसफा भुट्टो ने दिया। ऑपोजिशन चोर आया कहती रही और मेहमानों की गैलरी में मौजूद मरियम नवाज साहिबा शेर आया, जबकि आसफा भुट्टो साहिबा एक जरदारी सब पे भारी के नारे लगाती रही। कौमी असेंबली में PTI अरकान ने हमजा की तस्वीर दिखाते हुए ऐवान को जाली करार दिया। ये हाउस नामुकम्मल है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसी टेक्निकल पॉइंट पे है कि हमारी खवातीन मेंबर्स, जिनमें ये खातून आलिया हमजा साहिबा, ये इस वक्त जेल में है। आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तब बनते हो जब आपके पास अवाम का ट्रस्ट होता है। या आप फॉर्म 47 पे नहीं लेके आ सकते, या फॉर्म 45 के हिसाब से होता है। इस सारी सूरत हाल में दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया जब मौलाना फजल रहमान ने यह फैसला सुनाया कि वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम की वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और अपोजिशन बेंचों पर बैठकर हुकूमत का डट कर मुकाबला करेंगे। मौलाना साहब ने असेंबली के मुस्तकबिल पर भी सवाल उठा दिया। वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे अपोजिशन में। जी, हमारा JUI हिस्सा नहीं लेगी जी इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो, उस ऐवान में हमें कोई हक नहीं है कि हम कोई दूसरी कार्रवाई में हिस्सा लें। सियासी मंजरनामे पर इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब फेवरेट बने हुए हैं। गुज़िश्ता रोज इत्तेहादी जमातों के रहनुमा मौलाना फजल रहमान साहब को सदर और वजीर आजम की हिमायत के लिए मनाने पहुंचे तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मौलाना साहब के घर जाकर अपने स्पीकर और वजीर आजम के लिए वोट मांग लिया। आज जो असेंबली में जिन लोगों ने हल्फ उठाया है वो उनको पता है कि वो जो है ना मुंतखब नहीं है, वो जाली वोट से जो है ना इस वक्त वो असेंबली में बैठे हैं। हमने मौलाना साहब के साथ सिर्फ वोट की बात नहीं की, हमने सिर्फ उसके साथ कहा है कि हम चाहते हैं कि ये आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो और सिविलियन सुप्रीमेसी हो। शदीद एहतजाज, शोर शराबा और हंगामा आराई के दौरान कौमी असेंबली का इजलास का एक मरला तो चलो मुकम्मल हुआ, ताहम दूसरा मरला 3 मार्च को होना बाकी है। वजारत उज़्मा के लिए 2 में से 1 उम्मीदवार को चुना जाएगा। नून लीग और इत्तेहादी जमातों ने शहबाज शरीफ, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उमर अयूब खान साहब को मैदान में उतारा है। पलड़ा किसका भारी रहेगा, कौन मैदान मारेगा, इन मौज़ूआत पे आज के प्रोग्राम में बात होगी। और नाज़रीन, इस वक्त वीर ऑनर्ड हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमर अयूब खान साहब। आप सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड ऑल्सो PTI's नॉमिनी फॉर प्राइम मिनिस्टर। उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो असेंबली की रुकनियत का हल्फ उठाने पर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। बहुत शुक्रिया जी। उमर साहब, टू स्टार्ट ऑफ विद, आज जो इनॉग्रल सेशन था वो तो बाय द वे शदीद नारेबाजी, एहतजाज, हंगामा आराई, शोर शराबा देखने में आया। आपने कहा ये धांधला शुदा इलेक्शन के ये पहला इजलास था और जिसको आप कह रहे थे कि ये ट्रेलर है, अभी फीचर फिल्म जो है वो आना बाकी है। आपके इनिशियल कमेंट सर, इसी यही कुछ देखने में नजर आएगा अगले आने वाले सेशंस में भी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजरत चाहता हूँ, जरा मेरी आवाज बैठी है नाराबाजी की वजह से। पर जो आज आपने देखा ये एक ट्रेलर का ट्रेलर था, फीचर फिल्म आगे आएगी। और ये इस वजह से है कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन में गम गुस्सा है, क्योंकि हमारे 180 अराकीन ने आना था, 94 तकरीबन हमारे हाउस में है। बाकियों के फॉर्म 47 उन्होंने चेंज किए और अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया है। उसकी वजह से जो गम गुस्सा है उसने अपने आप का कहीं ना कहीं तो वो रिलीज होगा और वो हाउस के अंदर होगा और ये आगे भी इसी तरह ही रहेगा, क्योंकि हुकूमत इस वक्त केयर टेकर हुकूमत, उसने तो अपने हाथ धोए हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बुरी तरह फेल हो चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए, क्योंकि ये धांधला था, धांधली नहीं। तो इसलिए
इसी तरह हम लोग प्रोटेस्ट कानूनी तौर पे करते रहेंगे। सो ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के अंदर भी जारी रहेगा और पार्लियामेंट के बाहर भी आप चूंकि कॉल दे चुके हैं उस पर भी मैं आऊंगी, बट अब से कुछ देर पहले उमर साहब आप मौलाना साहब के साथ मुलाकात कर रहे थे, आप भी थे, असद कैसर साहब भी थे। मौलाना साहब ऑलरेडी इस असेंबली के हवाले से कह चुके हैं कि ये असेंबली तो वो मान ही नहीं रहे हैं इसको, वो नहीं समझते कि ये ज़्यादा अरसे चल सकती है, साथ साथ वो इसे एस्टैब्लिशमेंट की रिप्रेजेंटेशन समझती है। एक तो आप उनकी इस बात की तायीद करेंगे कि ये एस्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदा पार्लियामेंट है? देखिए, हमारा मौका बड़ा सिंपल और क्लियर है। नंबर एक, मौलाना साहब से जो बात हुई थी वो इसी बात से हुई थी कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो मैंडेट अवाम का है वो फॉर्म 45 पे होना चाहिए, उसको तब्दील नहीं होना चाहिए। और फॉर्म 47 उसी की बुनियाद पे बनता है। फॉर्म 47 ओरिजिनल रखें, हकीकी मैंडेट जिन लोगों ने लिया है उनको मतलब मिलना चाहिए और उनकी सही रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। वरना तो फिर आप समझे कि इलेक्शन बेमानी हो जाता है, अरबों रुपए लगाने का कोई फायदा नहीं है इलेक्शन कमीशन का। और मैं अपने उसी मौकफ पे आऊंगा जब इदारे कमजोर होंगे, गम गुस्सा अवाम में बढ़ेगा और मुल्क में लाकानूनियत बढ़ेगी, मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, माशी पहिया जैम हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और नौजवानों का और मुल्क का नुकसान होगा। ये हम नहीं चाहते हैं। सही मैंडेट होना चाहिए और जो हम बार कहते रहे, अभी भी कहते हैं, साफ शफाफ इलेक्शन ही हल है। और अभी भी वक्त गुजरा नहीं है। वो जहां पे इन्होंने धांधला किया है फॉर्म 47 का, वो वापस करें और सही मैंडेट दे। असेंबली चलेगी और मुल्क चलेगा, क्योंकि रिफॉर्म प्रोसेस IMF के जरिए भी वाज़े तौर पे है कि वर्ल्ड बैंक और IMF जो कर्जे देता है वो चाहता है कि डीप सीटेड रिफॉर्म्स होनी चाहिए मुल्क में। वो एक स्ट्रॉन्ग ताकतवर हुकूमत के अलावा नहीं हो सकते और वो ताकतवर हुकूमत, वो मजबूत हुकूमत सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो सकती है, जिसके वजीर आजम इमरान खान होंगे। ठीक है, बट उमर साहब, मौलाना साहब ने क्या यकीन दहानी कराई? आपने क्या उनको सजेस्ट किया? क्योंकि वो ये बात तय कर चुके हैं कि वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए जो इंतखाब होगा वो उससे बॉयकॉट का ऐलान कर चुके हैं। वो उनकी मर्जी पर, मतलब वो तो उनका अपना मौकफ है। आपने उनको रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि वो आपको सपोर्ट करें? उनका अपना मौकफ है पार्टी का, पर हमारा जाहिर बात है आदमी मौकफ हमेशा दरखास्त करता है, पर उनका अपना पार्टी का एक मौकफ है, एक स्टैंड है। और हमारा यही है कि सारी पार्टियों को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे हैं, और वो ये है कि मुल्क में सही मानों में सही तरीके से एक जमहूरियत की तरफ रवां दवा हो सफर। और जो सारी हम आहंगी, जो पार्टीज में हम आहंगी पाई जाती है, हम लोग जो चाहते हैं कि मुल्क में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, उनको हम लोग रीच आउट कर रहे हैं। पर आपने उमर साहब जिस तरह से कहा कि मौलाना साहब का अपना मौकिफ है, यानी कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है आपकी इस्तदा को? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे इलेक्शन में, नहीं आएंगे। इसी तरह नहीं, आज डिस्कशन तो हुई होगी आपकी मुलाकात में। डिस्कशन हमारी ज्यादा इस पे थी कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से थी, इस निजाम के बारे में थी ज्यादा। तो सर, ये जो हफ्ते के रोज आपने एहतजाज की कॉल दी है, इसमें मौलाना साहब की जमात शामिल होगी आपके साथ? उसका मुझे नहीं मालूम, पर हम लोग बाकी पार्टियों के साथ जरूर कर रहे हैं और हम PTI जो है, प्रेडोमिनेटली PTI के हमारे अरकान होंगे। लेकिन असद कैसर साहब भी फरमा रहे थे कि मुस्बत ये मुलाकात रही है, तो मुस्बत फिर देखिए, एक हर चीज जो है वो रफ्ता चलती है। ये बाकी पार्टियां भी जो हैं वो मुस्बत तरीके से हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुजाहरा होगा हफ्ते के दिन 2 मार्च को, वो कामयाब तरीन होगा, क्योंकि सब पार्टियां जो है इस पॉइंट पे आ चुकी हैं। सब पार्टियां, मजीद कौन कौन सी जमातें इसमें शामिल हैं आपके साथ? आपके पास GDA है, आपके पास बलूचिस्तान की पार्टीज मुख्तलिफ जो हैं उनके साथ गुफ्तगू जारी है। बहुत सारी और पार्टियां हैं, मासिवा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो कि इस फॉर्म 47 के धांधले के बेनिफिशरीज हैं।
राइट। उमर साहब ये भी बताइएगा कि गुज़िश्ता आपकी जो एहतजाज हुआ उससे ये भी बात सामने आई कि इमरान खान साहब ज़्यादा मुतमईन नहीं थे। सेकेंडली जो पंजाब असेंबली में जिस तरह से एक वॉक ओवर दिया गया नून लीग को, उस पर भी उनकी रिजर्वेशंस थी। सेंट्रल क़यादत, आपकी जो मरकज़ी क़यादत है, उसको लूप में क्या नहीं लिया गया था वॉकआउट करने से पहले? नहीं, जहां पे पंजाब की क़यादत है उनको अंदर होना चाहिए था और वो आइंदा होंगे। वो बाहर थोड़ी देर के लिए गए अलामती टोकन वॉकआउट के लिए, पीछे से स्पीकर ने दरवाजे बंद कर दिए। उनको अंदर होना चाहिए था और उनको ये कन्वे भी किया गया, नंबर एक। नंबर दो, खान साहब बिल्कुल मुतमईन थे। मुजाहरों पे हर जगह पे हुए और मजीद भी होते रहेंगे। मुजाहरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बार बहुत जगहों पे किए। लाहौर में तो फस्तायत और पंजाब में तो फस्तायत का राज जो है वो राइज है, और उसके बावजूद भी लोग निकले और मजीद निकलेंगे इंशाल्लाह। राइट। अब उमर साहब ये भी बताइएगा कि आपकी मखसूस नशस्तों का जो मामला है वो भी अभी लटका हुआ है, ज़ेर समात है, उस पर फैसला नहीं आके दे रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से क्या उम्मीद है आपकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो तो जहां पे डंडी मार सकता है वो मारेगा, और यहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कोई ज्यादा उम्मीद आदमी नहीं लगा सकता। हम लोग दुआ करते हैं और हमारी ख्वाहिश भी है कि वो सही फैसला करे, पर बदकिस्मती के साथ अवामी नेशनल पार्टी जिसने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया था, उसको उन्होंने उसका इंतखाबी निशान दे दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने इंतखाबी निशान से महरूम किया गया था, और उसके बावजूद हमने स्वीप किया, और उसके बाद वो सर पकड़ के बैठ गए कि अभी धांधला कैसे किया जाए। फिर उनको ख्याल आया कि फॉर्म 47 के जरिए किया जाए, तो वो धांधली हमें सामने और धांधला हमें नजर आ रहा है। उसके बावजूद भी इस वक्त 94 से ज्यादा हमारी सीटें हैं कौमी असेंबली में, और ये हम लोग जो सीटें हमसे ली गई हैं इनको रिवर्स करने के प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि फॉर्म 45 ओरिजिनल हमारे पास महफूज है। राइट। बट उमर साहब, एट द सेम टाइम जहां पर आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आपको लगता है कि डंडी मारेगा, 3 मार्च को आप जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं, आपको उस हवाले से भी लगता है कि बल्ले का निशान बहाल होना मुश्किल है? आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में फिर ऑब्जेक्शंस रेज किए जाएंगे जिस तरह लास्ट टाइम आपके बड़े ही क्लोजली उसको स्क्रूटनाइज किया गया था, या आपको लगता है कि निशान बहाल हो जाएगा? निशान बहाल होगा इंशाल्लाह, और इस बात पे हमें खुशी है जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक खुतरबीन के जरिए हमारे इलेक्शन को चेक किया गया और उस पर कड़ी नजर रखी गई, तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं और डिमांड करेंगे कि नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और बाकी पार्टियों को इसी प्रोसेस से गुजारा जाए। पर उमर अच्छी बात साहब, है। आपने कता कलामी की माफी, लेकिन आपने कहा आप उम्मीद कर रहे हैं कि बल्ले का निशान बहाल हो जाएगा। अब सिंबल बहाल होने की सूरत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जो इल्हाक है वो बरकरार रहेगा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अराकीन शमूलियत इख्तियार करेंगे, और फिर वो कैसे होगा? प्लान क्या है? ये एक टेम्पररी इलाका है हमारा। सुन्नी इत्तेहाद पहले भी हमारी हमायती एलाइड थी, और ये एक टेम्पररी अलायंस है। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अपनी पार्टी में वापस जाएंगे। वापस जाएंगे, और उसका प्लान वज़ा कर लिया गया है? जी इंशाल्लाह। राइट। उमर साहब ये भी बता दीजिए कि ऑपोजिशन लीडर कौन होगा? क्या हम आपको इस रोल में देखेंगे आगे आने वाले दिनों में? जिसको इमरान खान साहब नॉमिनेट करेंगे। सो इमरान खान साहब ने अभी तक इस हवाले से कुछ कहा नहीं है, बताया नहीं है? मेरी इंफॉर्मेशन में नहीं है। मुझे प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पीटीआई की तरफ से नॉमिनेट किया है, और मैं अपनी कागजात नामजदगी दाखिल करूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की मर्जी है। राइट। और आपने जहां पर कहा कि जो मुल्कगीर अलायंस के हवाले से जो बात हो रही है, नज़र ये आ रहा है कि एक तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी, दीगर अगेन उन इत्तेहादियों को ऑब्जेक्शंस हैं, कैबिनेट में शरीक भी नहीं होने मांग रहे हैं, एमक्यूएम की अपनी रिजर्वेशंस है, आए दिन उनकी भी ऑडियो वीडियो लीक जो है वो सरफेस कर रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से राब्ते में आपकी जमात है? बिल्कुल नहीं है। उन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है एमक्यूएम ने कराची से, और उसके साथ साथ ये दूसरी पार्टियां जो हैं, मैं बार कहता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्योरिफाइड तलवार है, एक मजबूत पार्टी है, लोहा, साफ सुथरा लोहा बन के आ गई है, और हमने आग का दरिया अबूर किया है। दूसरी पार्टियां ये कड़छे, चमचे, खुरपे, गैंती, बेलचे, ये मुफादात का और चूं चूं का मुरब्बा है।
पर उमर साहब, यही जमातें जो हैं, अब आपने उनको एक जवाब दे दिया है। गुज़िश्ता रोज़ जो IMF को ख़त लिखा गया आपकी जानिब से, जहां पर आप डिमांड कर रहे हैं कि 30% जो जनरल सीट्स हैं उसका ऑडिट करवाया जाए, इसको मुल्क दुश्मनी करार दिया जा रहा है। इसे अब आपकी जमात कैसे डिफेंड करेगी? आप कैसे डिफेंड करेंगे? क्यों मुल्क दुश्मनी हो कि हमारी अपनी पाकिस्तान के जो इदारे हैं, यानी कि फाफेन हो गया या NGOs हो गई हैं, वो कोई ऑडिट करें, तो ये कौन सी मुल्क की दुश्मनी है? ये तो राइट है। मुल्क दुश्मनी तो वो होती है कि अवाम के मैंडेट पे डाका डालना, वो सबसे बड़ी दुश्मनी होती है जो इन पार्टीज ने डाला है। इनके तो मुंह और चेहरे लटके हुए थे। आज आप देखते एक एक जो इनका मेंबर ऊपर आ रहा था, उनके मुंह लटके हुए थे। उनको मालूम है हमने चोरी की है। चोर जो है वो तो सामने नजर आ जाते हैं। उनकी मुंह पे चोरी साफ साफ लिखी हुई थी मुस्लिम लीग नून के और इन लोगों के चेहरों पे। लेकिन उमर साहब, जहां पर IMF को आप हमारे अंदरूनी मामलात में, और उनका जवाब जो दिया जा रहा है नून लीग की जानिब से, वो ये है कि हमारे अंदरूनी मामलात में आप इंटरनेशनल फंड को कैसे मदाखलत करने का कह सकते हैं, और जबकि आपको पता है 30 मार्च को ये लोन प्रोग्राम, जो एग्जिस्टिंग लोन प्रोग्राम, वो इख्तिताम पजीर होगा और फिर हम एक नए प्रोग्राम की तरफ जाएंगे, नेगोशिएशंस करनी होंगी। बड़ा अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। उसकी बुनियादी वजह यह है, मैं खुद इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर रह चुका हूं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस और एनर्जी मिनिस्टर। ये लोन्स पाकिस्तान की आवाम के सिरों के ऊपर एक बोझ बनता है। ये कर्जे जो लिए जाते हैं, इनको या आप सही तरह इस्तेमाल ना करें तो ये कर्जा बढ़ता रहता है अरबों डॉलर्स का। जो IMF के साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट भी हुआ था, उस पर IMF ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रीच आउट किया था और उस एग्रीमेंट में ये भी था, उन्होंने कहा था कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन आइन के मुताबिक होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हुआ और हमारा यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में ये लोन्स का प्रोसेस एक्सेट्रा, इस पे खलल नहीं आना चाहिए, बट इसका इस्तेमाल सही तरह होना चाहिए। इस वक्त ये शाह खर्चों पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको सही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये चूं चूं का मुरब्बा जो बनने जा रहा है, उस पे ये सिर्फ अपनी मफादात के लिए, अपने फंडिंग के लिए ये शाखर्चियां करेंगे। और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एक मजबूत पार्टी कर सकती है, एक मजबूत हुकूमत जो सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो नहीं करेगी, तो ये कर्जा जाया होगा और अवाम के सिरों पे और कंधों पे मजीद बढ़ेगा। राइट। उमर साहब, गुज़िश्ता शब जब मौलाना साहब से ये दीगर सियासी जमातें मिलने के लिए गई, उनसे मुलाकात करने के लिए गई, तो वो चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे थे, जिसमें ये भी कहा उन्होंने कि हम PTI को भी दावत देंगे। और एक जेस्चर बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ हमने ये भी देखा कि पंजाब असेंबली में जो CM साहिबा हैं वो ऑपोजिशन लीडर के पास भी गई थी, उन्होंने कहा हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। सो रिकन्सिलिएशन के जहां पर बात आती है, आपको याद होगा बिलावल साहब ने भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी के जिक्र किया था, और यही कुछ 2018 में जब आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब भी ये मुतालबा उस वक्त कर रहे थे आप लोगों से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में क्या किसी चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन की सिग्नेटरी बन सकती है? हम लोग किसी फ्रॉडस्टर इनकॉर्पोरेटेड के साथ किसी किस्म की रिकन्सिलिएशन नहीं करेंगे। हमारा मौक़िफ़ क्लियर है, ये सब के सब फ्रॉड है, ये झूठे हैं और ये सिर्फ अपने मफादात की खातिर इकट्ठे हुए हैं। इनके साथ हम लोग नहीं बैठ सकते हैं। हमारे वज़ीर आज़म को इन्हें पाबंद सलासिल किया हुआ है। इन्होंने हमारे निहत्ते लोगों पे जुल्म सतम रचाया और इंशाअल्लाह ताला कानून के ज़रिए हम लोग इनका ताक़ुब ज़रूर करेंगे। उमर साहब, आपके बकौल इनके साथ कोई मफाहमत नहीं होने जाएगी, कोई मफाहमत नहीं होगी और आपकी जानिब से एक मज़ाहमती और वही रोल देखा जाएगा? बिल्कुल यही बात है जी। राइट। और जहां पर आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो कि पाबंद सलासल हैं, अब से कुछ देर पहले आमिर डोगर साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि वो अनकरीब इस असम्बली का इमरान खान साहब हिस्सा होंगे। इससे पहले अलीमा खान साहिबा ने भी ये बात जिक्र की कि 2 हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे। सलमान सफदर साहब जो वकील हैं उनके, वो भी ये बात कह चुके हैं। किन बेसिस पे इमरान खान साहब आपको बाहर आते हुए नजर? आप डिमांड तो ज़रूर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब समेत शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब और दीगर जो ख़वातीन हैं आपकी जमात की जो कि इस वक्त बिहाइंड द बाज हैं, वो बाहर आएँ, उनकी रिहाई मुमकिन बनाई जाए। लेकिन क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं कि अगली हुकूमत जो है वो इस हवाले से कोई इनिशिएटिव लेगी? मामला कोर्ट्स में है इस वक्त। बहरहाल हुकूमत का ऐसे लेन देन इस तरह नहीं है, क्योंकि ये सब के सब केसेस बोगस केसेस थे।
जो मुस्लिम लीग नून की और पीडीएम की हुकूमत ने ये खुद बनाए थे, इमरान खान साहब के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ, चौधरी परवेज इलाही साहब, मखदूम साहब के खिलाफ और हमारी खवातीन और हमारे मर्दों के खिलाफ। और इंशाअल्लाह ताला उन केसेस, इन बोगस केसेस में कोई मवाद नहीं है, ये खुद टेक्निकल नॉकआउट हो रहे हैं। ये सब के सब बोगस केसेस हैं। इनका सिर्फ मौकफ था, इनका सिर्फ एम था कि इमरान खान साहब को और पीटीआई को 8 फरवरी को इलेक्शन से बाहर रखने का। पर वहां पे अवाम ने और रब्बुल इज़्ज़त की मदद थी, अवाम की दुआएं थी और वोट उन्होंने डाला भरपूर, और उसकी वजह से हम लोग कामयाब हुए। राइट, बट उमर साहब, ये कैसे मुमकिन हो सकेगा इनका बाहर आना? आप कह रहे हैं कि टेक्निकल नॉकआउट जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपको लगता है कि केसेस के हवाले से आप लोग की लीगल स्ट्रैटेजी मजबूत है? बेताशा मजबूत है इंशाल्लाह। राइट, और इसी असेंबली का इमरान खान साहब जो हिस्सा बनने की बात कर रहे हैं, आमिर डोगर साहब, ये मुमकिन हो सकेगा? और ये कैसे बिल्कुल मुमकिन ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? बिल्कुल, आप देखेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल मुमकिन होगा। इसी तरह मुमकिन हो गया जिस तरह सब लोग कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह इलेक्शन लड़ेगी, इनको तो कैंडिडेट्स नहीं होंगे, इनके पोलिंग एजेंट्स नहीं होंगे, इनकी तंजीमें खत्म है। अल्लाह ने किया, इंसानों को हमने गलत प्रूफ साबित किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज उसने असेंबलीज में हल्फ लिया। राइट, और उमर साहब ये भी बताइए, जो हम बात कर रहे थे प्रोटेस्ट के हवाले से जो हफ्ते के रोज होने जा रहा है, लोगों को किस तरह से मोबिलाइज करेंगे? एक तरफ तो आप 9 मई वाले वो जो एक उसका खमियाजा भुगत रहे थे वही उस फेज से बाहर कंप्लीटली नहीं आ सके थे, लेकिन अब हफ्ते के दिन कॉल जो दी गई है, आपको लगता है कि लोग, आपके वोटर्स, आपके सपोर्टर्स जो है वो बाहर निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे, पुरअमन तरीके से निकलेंगे। और 9 मई की भी हम लोग बार कह चुके हैं, जरूर एक न्यूट्रल इंक्वायरी, एक साफ शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और ये एहतजाज, खदशात तो कोई मौजूद नहीं है आपकी इंतजामिया के हवाले से, क्योंकि बहुत कुछ आप लोग पहले भी सह चुके हैं? फॉल्स फ्लैग हमेशा ये लोग करते हैं, बिलखसूस पंजाब पुलिस, और वो सारी चीजें सामने हैं। और हम लोगों ने अपने लोगों को कहा है कि वो मोहतात रहें, और पर इंशाअल्लाह ताला प्रोटेस्ट करेंगे कि अपनी सफ़ों में वो देखें कि कोई शरपसंद अनासिर ना हो, पर प्रोटेस्ट और मुजाहरे जरूर होंगे और पुरअमन तरीके से होंगे, जो कि हमारा आइन और कानून हमें इजाजत देता है। और आखिर में एक बार फिर उमर साहब से ये बता दीजिएगा कि ये असेंबली का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? मुद्दत मुकम्मल करेगी, या इन लोगों ने, इन जमातों ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया और मुल्क में माशी बुरहान ज्यादा चलता रहा, तो मुल्क में इलेक्शन जो है वो फिर होंगे। और इलेक्शन प्रोसेस से किसी को डरना नहीं चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हर वक्त तैयार है। ये लोग जो चू चू का मरबा है, ये तो भागेंगे इलेक्शन से। नहीं, आप उम्मीद रखते हैं, आप कह रहे हैं कि अगर ये अपना किबला दुरुस्त नहीं करते, इनका एटीट्यूड भी आपके सामने है, आपको यानी कि लग रहा है कि ये असेंबली अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सकेगी? मैं किसी प्रोफेसी में या उस पे मैं जाना नहीं चाहता। हालात और वाकयात इसको डिटरमिन करेंगे। ये ऑलरेडी हिंट कर रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल में जहां पे हमें प्रेशर फील होगा, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे प्रोग्राम में बोल चुके हैं कि अगर हमें लगेगा कि हम पर दबाव है इत्तेहादियों का, क्योंकि इत्तेहादी कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं बनने मांग रहे, या हमें लगेगा कि हमने कुछ अच्छा परफॉर्म कर दिया है, तो हम इलेक्शंस भी, मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसा सिनेरियो आपको लगता है मुमकिन हो सकेगा? कर ले इलेक्शन, हम तो तैयार हैं। ये लोग भागेंगे और स्वीप करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फिर एक बार स्वीप करेगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया उमर अयूब साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। योर व्यूज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर अयूब साहब, हु इज आल्सो द पीटीआई's प्राइम मिनिस्टर नॉमिनी, हमसे इस वक्त बात कर रहे थे, और जिनका कहना यह है कि अगर यही कुछ रवैया देखने में आया और ये जो चूचू का मुरब्बा जिसे कहा जा रहा है, ये तमाम सियासी जमातें जो एक तरफ हैं, इसी किस्म के अगर हालात रहे तो असेंबली की जो मुस्तकबिल है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन साथ साथ भरपूर तरीके से एहतजाज किया जाएगा। उमर साहब के बकौल पंजाब असेंबली में से वॉकआउट नहीं करना चाहिए था, लेकिन आइंदा ये ऐसा तर्ज अमल जो है वो नहीं देखने में आएगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो एहतजाज की कॉल दी गई है उस हवाले से भी वो काफ़ी एक नज़र आ रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी पुरुमीद हैं कि लोग बाहर निकलेंगे, सपोर्ट करेंगे, पुरअमन एहतजाज होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के भी हवाले से वो कहते हैं कि उम्मीद करते हैं कि उनका इंतखाबी निशान, उनको जो उनका पार्टी सिंबल है वो वापस उनको मिल जाएगा, बहाल हो जाएगा। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि ये वही इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर जो है सख्तियाँ, इनके लिए चैलेंजिंग एक सिचुएशन बना दी थी। सो
वो ये कह रहे थे कि लगता यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे मखसूस नशस्तों का मामला आता है वो डंडी ज़रूर मारेगी। बहरहाल इसके साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, लेकिन मौलाना साहब के साथ जो मुलाकात में जो डिस्कशंस हुई, कुछ बज़ाहिर लग रहा है कि मौलाना साहब रजामंद नहीं नज़र आते। गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। और नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठाने के साथ साथ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म की वोटिंग के बॉयकॉट का ऐलान किया है। ऑपोजिशन में बैठने का फैसला, आज ऑपोजिशन बेंचेस पे भी वो तशरीफ रखे हुए थे। और साथ साथ अब जो ये मामला है जहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब से अब से कुछ देर पहले पीटीआई के रहनुमाओं ने मुलाकात भी की है, क्या वे फॉरवर्ड किस तरह से JUIF लाएअमल तैयार कर रही है, इस पर गुफ्तगू होगी। सीनियर रहनुमा JUIF जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कामरान साहब, लाइक आई मेंशन्ड, मौलाना साहब ने हस्ब इख्तिलाफ में बैठने का फैसला किया है, साथ साथ वो कौमी असम्बली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म के जो इंतखाब है उसमें वो वोटिंग में भी शरीक नहीं होंगे, एब्सटेन करेंगे। और उन्होंने साथ साथ आज एक अहम बात ये भी की है कि इस पार्लियामेंट को वो अवाम की रिप्रेजेंटेशन मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा है ये पार्लियामेंट। वो क्यों कह रहे हैं ऐसा कामरान साहब? देखिए, ये तकसीम जो है, ये तकसीम किसी हिसाब के तहत की गई है और इसमें कोशिश की गई है कि कुछ ख़ास लोगों को कुछ ख़ास अंदाज में खुश किया जाए, और वो तकसीम समझ में भी आ रही है और इस वक्त पूरा मुल्क इस पे एहतजाज भी कर रहा है। मासवा इसके हमको कोई और इस ईवान में बैठने की कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम एक फोरम नहीं छोड़ना चाहते ताकि वो इस फोरम पे भी हम अपना एहतजाज मुसलसल रिकॉर्ड करवा सकें। बाकी जो कुछ इलेक्शन में हुआ है ये तारीख का हिस्सा है। शायद इतनी जो है ना वो तारीखी धांधली जो है दुनिया में कभी भी नहीं हुई होगी। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ट्रंप साहब जो है वो अब कोई इनसे सीखने के लिए जो है ना वो डेलीगेशन जो है वो भिजवाएंगे हमारे मुल्क में, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास, ताकि वो इनसे कुछ सीख लें और उसके बाद जो है ना वो इसी तरह कोई वो हाथ मारा जा सके वहाँ पे। पर कामरान साहब, आपने जहाँ पर कहा कि अगर इसी तकसीम के नतीजे में ये असम्बली की मुद्दत फिर आपको कितने अरसे तक की नज़र आ रही है? मुझे ये कुछ चलती हुई नज़र नहीं आ रही। ये लूली लंगड़ी जब तक इसको तकिए दे के चलाना चाहेंगे जो इसके बनाने वाले हैं तो वो कर लेंगे, मगर ये इस तरह से इतनी बदनाम असम्बली और इतनी जो है ना वो पार्लियामान की बेतौकीरी जो है वो शायद जो चाहत थी वो चाहत वो पूरी कर ली गई। राइट। और सेनेटर साहब, जिस तरह मौलाना साहब कह रहे हैं कि एब्सटेन करेंगे इस वोटिंग के अमल से, भी यही मौक़िफ़ रहेगा आपकी जमात का? जी इंशाअल्लाह ताला यही मौक़िफ़ रहेगा। इससे पहले एक रात पहले जो है वो आके कोशिश हो गई है, मौलाना साहब के घर पे आया है डेलीगेशन। जी जी, ऐसा तो नहीं होगा कि मौलाना साहब को राजी कर लिया जाएगा? हाँ, मौलाना सिर्फ एक बात पे राजी होंगे कि इलेक्शन दोबारा करवा दिया जाए, फेयर और फ्री कराया जाए। सो इलेक्शंस दोबारा करवाए जाए। जिस तरह एक तरफ पीटीआई डिमांड कर रही है IMF को खत लिख कर के इलेक्शन ऑडिट करवाया जाए, इलेक्शन ऑडिट भी नहीं चाहते आप? चाहे हमारे जो दीगर इदारे हमारे मकामी इदारे हैं वो ऑडिट अगर कंडक्ट कर लें तो उससे भी मुतमईन नहीं होंगे, फ्रेश इलेक्शंस ही मांगते हैं? मुकामी इदारों में तो सबसे बड़ा अदारा जो है वो आपका इलेक्शन कमीशन है इलेक्शन के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन का किरदार आपने देख लिया। कोई एक शख्स भी जो है इसके ऊपर कोई मुतमिन नजर नहीं आ रहा। तो उसके बाद रह जाती हैं अदालतें, तो अदालतें इंशाल्लाह इस मामले का अगर उनके पास ले जाया गया तो फैसला करेंगी। 2030 या 31 तक फैसला कर दे शायद मुमकिन है। लेकिन साथ साथ सेनेटर साहब, इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत भी वो तो इस धांधली के इल्जामात को आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं, इल्जामात को मुस्तरद कर रहे हैं। ये केयर टेकर तो इस सारे सिस्टम का बेनिफिशरी है ना जी। 6.5 महीने 7 महीने उन्होंने गुजार लिए। 90 दिन का उनके साथ टाइम था, 60 दिन को हमने स्ट्रेच करके 90 दिन बनाया था उनके लिए कि 90 दिन में ये करवा लेंगे। उसके बाद ना इलेक्शन कमीशन को जो है ना उस प्रोविजन का ख्याल आया और ना ही केयर टेकर्स को ख्याल आया, बल्कि कोशिश होती रही कि किसी न किसी तरह से मामला जो है खुदा न खास्ता खराब हो जाए और उसके बाद जो है ना इसको कंटिन्यू करे। अभी भी जो केयर टेकर में बैठे हुए लोग हैं वो ओहदों का ऐसे तकाजा कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान में ये ओहदे मुफ्त मिला करते हैं। तो यानी जो उनके साथ होता है, जो
जो वो खास जगह पे जिनके ताल्लुकात होते हैं उनकी जो है ना वो इसी तरह से वो ओहदे उनको मिलते हैं। और अगर इसी तरह से ओहदे मिलते रहे तो मुझे नहीं लगता कि लोगों के मसाइल हल हो पाएंगे। आप चंद दिन में देखिएगा एक महंगाई का एक अगेन जो है ना तूफान आने वाला है, और उस तूफान के साथ जो है ना वो वादे शुरू हो जाएंगे कि जी वो जख्मी पाकिस्तान जो है ना वो 2 साल और दे दीजिए, और 2 साल तक ये लगता नहीं है कि ये मुद्दत 2 साल की भी पूरी कर पाए ये असम्बली। सो आपको 2 साल भी मुकम्मल करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बट कुछ तज्जियाकारों को आपने जहां पर कहा कि मौलाना साहब सिर्फ एक ही शर्त पर मानेंगे या राजी होंगे कि अगर फ्री एंड स्क्वायर इलेक्शंस जो है फेयर एंड स्क्वायर करवाए जाए, बट कुछ तज्जियाकारों का ख्याल है कामरान साहब कि मौलाना साहब को मना लिया जाएगा, राजी कर लिया जाएगा, वो हुकूमत का हिस्सा नजर आ सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता। आप कहती हैं तो वो उनका अपना ख्याल है, वो मेरे ख्याल पे एतराज ना करें, मेरे ख्याल की जो ना साबित होने का इंतजार करें, मैं उनके ख्याल की साबित होने का इंतजार करता हूँ। राइट सेनेटर साहब, पीटीआई के जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हैं उनकी आज मुलाकात भी हुई है मौलाना फजल रहमान साहब से। ऑपोजिशन लीडर के स्लॉट के लिए भी क्या ऐसा मुमकिन होगा कि मौलाना साहब सपोर्ट करें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार को? बात यह कि अगर कदों का जो है मवाजना किया जाए तो मेरा ख्याल है मौलाना सबसे ज्यादा मौजूद आदमी है इलेक्शन को अपोजिशन लीडर के तौर पे, और वो इस मामले में इलेक्शन के मामले को भी लेके प्रॉपरली चल सकते हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है या पीटीआई है या पीटीआई बैकिंग लोग हैं या जिस तरह से जो नाम भी उनको दे दीजिए, उनको चाहिए कि वो अगर सही अपोजिशन करना चाहते हैं तो फिर देन जो है ना वो मौलाना जो है इसके लिए मुनासिब है। हमारे पास गो कि हम 8 लोग हैं टोटल नेशनल असम्बली में, मगर इसके बावजूद जो है ना शायद 80 पे भारी होंगे। तो इस पे सुन्नी इत्तेहाद भी सोच ले, इस पे पीटीआई भी सोच ले, और अगर इसी तरह से जिस तरह से सेनेट में अपोजिशन होती है अगर उसी तरह की अपोजिशन करनी है तो फिर वो अपना नुमाइंदा ले आए जिस तरह से मर्जी कर। बट कामरान साहब ये सजेशन पीटीआई के साथ शेयर की गई है अब तक? नहीं, ये तो मैं अपने ख्याल का इजहार कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। मैं मुझे जो है वो मौलाना जो है इसके लिए उनका जो स्टेचर है वो इसके लिए मौजू नजर आता है, और पूरी असम्बली में अगर कोई जो है ये काम कर सकता है तो शायद मौलाना कर सकता है। तो आगे उनकी मर्जी है, हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। हम तो 2018 हमारे लिए बदतरीन इलेक्शन थे, हमको उससे भी बदतरीन वक्त दिखा दिया गया, हमको उससे भी जो है ना वो आधा कर दिया गया। राइट बहुत शुक्रिया कामरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज सर। सीनियर रहनुमा JUIFA जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि एक ही शर्त पे मौलाना साहब को राजी किया जा सकता है कि अगर इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर दोबारा से करवाया जाए, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जो खदशात का इजहार किया कि उनको ज़्यादा अरसे ये असम्बली चलती हुई दिखाई नहीं दे रही, और मौजूद शख्सियत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर के तौर पे मौलाना साहब ही नज़र आ रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब का ये ख्याल है। इसी के साथ ही एक बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ। चैलेंजेस बहुत हैं, वज़ीर आज़म नेक्स्ट जो होंगे शहबाज शरीफ साहब चूँकि कैंडिडेट हैं दीगर इत्तेहादी जमातों के, तो उनके लिए क्या क्या टफ चैलेंजेस होंगे, और इस वक्त जो एक बाज़गश्त है, जो गूंज है, जो बढ़ती हुई हर दिन के साथ दिखाई दे रही है, जो इल्ज़ामात हैं मैंडेट चोरी के, जाली मैंडेट के, इस गूंज के अंदर आज का सेशन तो हुआ, और जो इनॉग्रल सेशन के होने के बाद अब ये मजीद ये गूंज कितनी जोर पकड़ती हुई दिखाई देगी और कितना चैलेंजिंग टाइम होगा नई हुकूमत के लिए, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। और नाज़रीन इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, पिलडैट के आप सरबरा हैं। अहमद साहब से हम जानेंगे कि कितनी स्मूथ फंक्शनिंग अब नज़र आएगी हमें पार्लियामेंट की, कौमी असम्बली के आज के जो मनाजिर जो 16वें इजलास के हमें देखने में नज़र आए। थैंक यू सो मच अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अहमद साहब, लाइक आई सेड कि पाकिस्तान की में 16वीं कौमी असम्बली का इजलास का पहला मरला तो मुकम्मल हो गया, और जो 9 मुंतखब अरकान हैं उन्होंने अपनी रुकनीत का हल्फ जो है वो उठा लिया। अमित शदीद नारेबाजी और एहतजाज के मनाजिर जो है वो देखने में आए। आपके इनिशियल कमेंट ज़रूर जानना चाहेंगे अमित साहब, तवक्कुआत के बरक्स आपने आज के मनाजिर देखे या आप तवक्को कर रहे थे कि कुछ इसी किस्म की कार्रवाई देखने में आएगी? बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक था। ख्वाहिश तो ऐसी थी कि ऐसा ना हो, लेकिन उसकी तवक्को नहीं थी। तवक्को यही थी जो हुआ है, और मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था।
अगर वो डिसरप्ट करना चाहते जितनी बड़ी तादाद में पीटीआई के, यानी जिसे आप कह लें कि तहरीक उसके मेंबर हैं जिसमें उन्होंने शमूलियत की है, तो उसको अगर आप मेरा अंदाज़ा ये है कि ये शायद एहतजाज का ये आलम कुछ अरसा और चलेगा, बल्कि ये थ्रू आउट भी चल सकता है अगर दरमियान में कोई चेंज ऑफ हार्ट हो जाए और दरमियान में एहसास हो कि हमें कुछ अपने आप को तब्दील करना है, कोई ऐसा इंसेंटिव उनको नज़र आए तो बात दूसरी है। लेकिन अब तक की जो स्टैंड पोजीशन रही है खासतौर पे पीटीआई की, उसमें मुझे नहीं लगता कि वो डिसरप्शन के बगैर या एहतजाज के बगैर कार्रवाई को चलने देंगे। बट अहमद साहब, जहाँ पे डिस्ट्रप्शंस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, चूंकि पीटीआई के तो तमाम अरकान उनमें शामिल हो गए, उनकी जानिब से तो देखने में आ रही थी, बट जो ट्रेजरी बेंचेस पे बराजमान अरकान थे उनकी जानिब से भी ख्वाजा आसिफ साहब जब वो तकरीर कर रहे थे, वो उमर अयूब साहब, गौहर खान साहब, तमाम अरकान जो है वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे। ख्वाजा साहब की तरफ से घड़ी लहराई गई। आपको लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी ईजी, मतलब इसी तरह की अगर वर्किंग चली तो ये तो फिर शहबाज शरीफ साहब की बतौर वज़ीर आज़म उनके लिए तो बड़े मुश्किल सूरत हाल पे नजर आ रही है आगे। जी हाँ, मुश्किल सूरत हाल होगी, लेकिन हमारे यहाँ वज़राए आज़म भी और असम्बली के मेंबर भी और स्पीकर भी इस सारी सूरत हाल के तकरीबन आदी हो गए हैं। आपको याद है 2002 की असम्बली ने तकरीबन 1 साल पूरा इसी एहतजाज में गुजार दिया था। हर रोज इजलास शुरू होता था और डेस्क के ऊपर वो अपनी किताबें बजाते थे या खुद हाथ मारते थे और मुस्तकिल डिस्टर्बेंस रहती थी, और तकरीर करने वाला अपने कानों के ऊपर माइक्रोफोन, हेडफोन चढ़ा के फिर तकरीर करता था। बिल्कुल, ये मसला अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बुरे हालात रहे हैं, इसलिए लोग आदी हो गए हैं काफ़ी हद तक, मुझे लगता है ये आदी हो गए। और आप जहाँ पे कह रहे हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग जो है, यानी कुछ अरसे तक तो आप नहीं फोर्सी कर रहे कि ये असेंबली में जहाँ पर एक तरफ रिकन्सिलिएशन की भी बात की जा रही है कि जी एक नेशनल रिकन्सिलिएशन की तरफ आया जाना चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ भी मौलाना साहब को मनाया जाता। अहमद साहब, ये भी ज़रूर समझाइएगा कि तमाम सियासी जमातों को इस वक्त कैबिनेट स्लॉट्स ऑप्ट करती हुई नहीं दिखाई देनी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MQM हो, और दीगर जमातों को ऑपोजिशन बेंचेस जो है वो इस वक्त क्यों इतनी ल्यूक्रेटिव नजर आ रही है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि ये MQM ने तो कैबिनेट पोजीशन से इनकार नहीं किया है। गालिबन इख्तलाफ जो है वो कैबिनेट पोर्टफोलियोज पे है या नंबर ऑफ कैबिनेट पोजीशंस पे है। MQM ने तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई असूली पोजीशन अपनाई थी कि हम कैबिनेट पे नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं था। और इसी तरह से जमीयत उलमा इस्लाम का मामला है। जमीयत उलमा इस्लाम को अनफॉर्चुनेटली इतनी सीटें कम मिली हैं और इतना वोट कम मिला है कि अब उनको कुछ अर्सा लगेगा इसको एडजस्ट करने के लिए कि वो इस कम पोजीशन के अंदर भी कोई कैबिनेट में कम पोजीशनों पर राजी हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में JUI अल्टीमेटली कैबिनेट में आ जाएगी, मेरा तो ख्याल ये है, क्योंकि JUI के कुछ लोगों ने अप्रोच भी किया था PMLN के साथ कोalition में शरीक होने के लिए, लेकिन फिर उस वक्त मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के साथ PMLN के मामला तय हो चुके थे और उसमें JUI के लिए कोई बहुत जगह नहीं बन रही थी। लेकिन मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में JUI के लिए जगह बन सकती है। बहुत ज़्यादा कैबिनेट पोजीशंस नहीं होंगी, लेकिन 1 या 2 कैबिनेट पोजीशंस मिल जाएंगी तो वो मेरे ख्याल में उसके लिए तैयार होंगे। आप देखिएगा कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को बतौर एहतजाज तो इस्तीफा नहीं करवाया, बिल्कुल वो कायम है। तो मेरे ख्याल में JUI जमहूरियत के साथ सफ़र करने की आदी है, वो करेगी मेरे ख्याल में, लेकिन जाहिर है वो अपने आप को मनवाने के लिए कुछ प्रेशर भी डालेगी। लेकिन अहमद साहब, आप मौलाना साहब की ये जो कंटेंशंस हैं जहाँ पर वो ये कहते हैं कि ये असेंबली अवामी नुमाइंदगी से ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदगी दिखती है, ये कितने सीरियस उनकी कंटेंशंस नज़र आ रही हैं? गुज़िश्ता रोज़ आपको वो भी याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान, जहाँ पर उन्होंने साबका एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने कहा था कि किस तरह से कानून साजी के लिए करवाई जाती थी पार्लियामेंटेरियन से। देखिए, इससे मिलते जुलते अल्फाज मौलाना फजलुर रहमान पिछली असम्बली के बारे में भी कहते रहे हैं, बल्कि अभी हाल ही में भी उन्होंने कहे हैं, और ये तकरीबन यही बात असम्बली के अंदर मौजूद पार्टियों में से काफ़ी लोगों ने मुख्तलिफ मौक़ों पे पिछली असम्बलियों में भी कही है। तो ये चूँकि हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट तो रहती है, इसमें
कोई ज़्यादा शक की बात नहीं रही, क्योंकि हमारे आउटगोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुद इस बात का एतराफ़ किया था अपनी इख्तितामी तकरीर के अंदर। तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है। ये बात अगरचे किसी हद तक एम्बैरेसमेंट की है, लेकिन हकीकत यही है। तो इसलिए वो ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट की असेंबली है एस्टेब्लिशमेंट की, तो वो पिछली असेंबलियां भी जिसमें वो मौजूद थे, जिसके अंदर वो कैबिनेट के अंदर भी शरीक थे, उसके बारे में भी यही बात सादिक आती है। राइट अहमद साहब, ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है जो अभी तक ज़ेरे समात है, उस हवाले से भी आप ज़रूर बताइएगा कि ये आपको फेयर लगता है कि दीगर सियासी जमातें जो हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, MQM हो, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों में जो है वो अपना शेयर लेने पहुंच गई हैं? इज़ इट फेयर? डू यू कंसिडर इट फेयर? और हाउस इनकम्प्लीट होना और उसके बावजूद भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, फिर प्राइम मिनिस्टर और हम प्रेसिडेंट का फिर इलेक्शन देखेंगे, ये कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे दुरुस्त है? देखिए, मखसूस नशिस्तों का अभी तक फैसला ना होना ये भी बहुत अफसोसनाक है और गैर कानूनी है, गैर जमहूरी है। इसका फैसला हो चुका होना चाहिए था। ये तो ठीक है कि आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे असेंबली का पूरी तरह से कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं होता उसके इजलास के लिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में मखसूस नशिस्तें खाली पड़ी हों और आप उनको इजलास होता चला जाए। उसके बाद अब सेनेट के इलेक्शन होंगे, उसके बाद सदर का इलेक्शन होगा या सदर का इलेक्शन पहले होगा, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ये खाली नशिस्तें अपना असर डालेंगी। तो ये बहुत अहम बात है कि इस वक्त इसका फैसला हो चुका होना चाहिए। यानी कि सदर साहब का, अहमद साहब, जो एतराज था वो दुरुस्त था? एतराज उनका दुरुस्त था, लेकिन उसको बतौर शर्त आयद करना कि असेंबली का इजलास नहीं हो सकता, ये गलत था। 11th आवर में चले उनकी अप्रूवल भी सामने आ गई, उसमें भी जरूर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि सदर साहब जो कि एक बुनियादी एक रिजर्वेशन रखते हुए उन्होंने फैसला नहीं किया, तो समरी वापस भिजवाई, फिर उनके पास एक फ्रेश समरी गई, तो अचानक से फिर वो कैसे रजामंद हो गए? आर्टिकल 6 के जो हवाले से गुफ्तगू फरमाई जाई थी सियासतदानों की तरफ से, आपको लगता है कि कोई उसका दबाव था? मैं तो इसको इस तरह देखूंगा कि आदमी किसी भी वक्त सही चीज को समझ लेता है, कन्विंस हो जाता है और उसको हिदायत हासिल हो जाती है। ये होता है, हम कभी एक गलत पोजीशन लेते हैं, फिर बाद में पोजीशन ठीक कर लेते हैं। तो सदर ममलकत को ये अलाउंस दिया जाना चाहिए कि उन्होंने शायद इस बात की लॉजिक को महसूस किया कि अगर वो इजलास नहीं बुलाएंगे तो वो गैर कानूनी और गैर आईनी हरकत होगी। उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, लेकिन उस मौक़िफ़ को यानी रिजर्व सीट्स की कंप्लीट होने को शर्त के तौर पे आयद करना, वो दुरुस्त नहीं है। और बिल्कुल, बट अहमद साहब, जो सवाल का दूसरा पार्ट था कि ये जो सियासी जमातें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें में अपना हक लेने या अपना शेयर लेने पहुंच गई हैं, आप क्या समझते हैं, ये करना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है। इस वक्त तो इन सियासी जमातों का कोई काम नहीं है कि वो इस मामले के अंदर वो फरीक बने। इस वक्त ये फरीक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, PTI है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। जब एक बात फैसला हो जाए, और मेरे ख्याल में फैसला यही होना चाहिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उसकी तादाद के हिसाब से सीटें मिल जानी चाहिए, मखसूस सीटें। लेकिन अगर फ़र्ज करें ये फैसला हो जाए कि उनको सीटें नहीं दी जा सकती और अब सीटों को तकसीम किया जाएगा, तो उस मौके पे इन पार्टियों का फिर भी कोई तुक बनती है कि वो उसमें गुफ्त शुनीद में शरीक हों या इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। हकीकत तो यह है कि उस वक्त भी उनके जाने की कोई तुक नहीं है, क्योंकि ये तयशुदा अमर है कि कितने % किस पार्टी को मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, ये मालूम है। लेकिन इस वक्त उनका जाना तो बिल्कुल एक, मुझे लगा कि उन्होंने अपने आप को डिमीन किया है, अपने मर्तबे को कम किया है जाके वहां पे। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब फॉर शेयरिंग योर व्यूज सर। सरबरा पिल्डैट अहमद बिलाल महबूब साहब इस वक्त हमसे बात करे थे, जिन्होंने कहा कि सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन में पहुंचकर जो अपना हक मांग रही हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों में अपना शेयर तलब कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को, अपने स्टेचर को कम किया है, अपने आप को डिमीन किया है। और साथ साथ अहमद बिलाल साहब ये भी फुर्सी कर रहे हैं कि अगले कुछ अरसे तक ये जो सेशन है पार्लियामेंट के, नेशनल असेंबली का, जो कि आज जिस तरह का मुजाहिरा देखने में आया, जिस तरह के मनाजिर देखने में आए, ये कुछ अरसे तक कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देगा। और सदर साहब का जो एतराज़ था रिजर्व सीट्स के हवाले से,
वो उनका एतराज़ तो ठीक था, लेकिन वो कंडीशन के तौर पे अगर उसको इस्तेमाल करते वो दुरुस्त अमल नहीं था। बट मखसूस नशिस्तें, हाउस इनकम्प्लीट होना, मखसूस नशिस्तें ना ग्रांट होना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, ताहाल ये बहरहाल गैर कानूनी और गैर जमहूरी ज़रूर करार दिया अहमद बिलाल साहब ने। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।